ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अंतरिक्ष में दिखने वाले ग्रह तारे गैलेक्सियों की उत्पत्ति ही कैसे हुई। हमारा अस्तित्व ही क्यों है। आखिर हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों हो पाया। इसी पर इंसानों की उत्पत्ति क्यों हुई। सूर्य कितना बड़ा है। अलग अलग ग्रहों से सूर्य की दूरी क्या है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य हमारा सौरमंडल किस स्थान पर है और ये गैलेक्सी ही ब्रह्मांड में कहाँ पर है। इन सभी के बारे में वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनुसंधान करते रहे हैं, लेकिन प्राचीन वैज्ञानिकों ने इन सब के बारे में क्या जानकारी दी। क्या वे किसी गैलेक्सी के बारे में जानते थे। हम सभी अभी तक यही प्रूफ खोजते रहते हैं कि क्या सौरमंडल के सातों ग्रहों के बारे में ऋषियों ने कोई जानकारी दी है। लेकिन इस वीडियो में मैं पृथ्वी से लेकर सूर्य, सातों अलग अलग ग्रहों, एस्टेरॉयड बेल्ट, कूपर बेल्ट, ओर्ट क्लाउड से होते हुए संपूर्ण गैलेक्सी की जानकारी देने जा रहा हूँ, वो भी प्राचीन वैज्ञानिक और आधुनिक वैज्ञानिक दोनों को सम्मिलित करते हुए। अभी तक आप सभी सूर्य से अलग अलग ग्रहों की दूरी जानते हो, वैज्ञानिकों ने कितनी गैलेक्सियों की खोज की है, देखा गया ब्रह्मांड कितना है, इन सब की जानकारी आप लोगों को है। लेकिन प्राचीन ऋषियों का इन सब के विषय में क्या मत है, अपने वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिक तो सबके होते हैं, विज्ञान तो सार्वजनिक है, चाहे वो आज के वैज्ञानिक हो या फिर प्राचीन हो। लेकिन प्राचीन वैज्ञानिकों ने इन सब के विषय में क्या जानकारी दी है, कहाँ पर दी है। आइए विस्तार से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानते हैं। हम सभी आज तक यही सुनते रहे हैं कि एक सुमेरु पर्वत है इस धरती पर, जो जम्बू द्वीप में स्थित है, और उस पर्वत के इर्द गिर्द और भी अलग अलग द्वीप हैं, अलग अलग 7 समुद्र हैं। लेकिन क्या आप सभी ने कभी इस पर अनुसंधान किया, जानने और समझने का प्रयास किया। सुमेरु पर्वत वास्तव में सूर्य को कहते हैं। आज की इस वीडियो में प्राचीन वैज्ञानिकों ने सूर्य का व्यास कितना बताया है, सूर्य का जो कोर है, न्यूक्लियस, सूर्य के नाभिक का केंद्र का व्यास कितना बताया है, इस सौरमंडल का क्षेत्रफल कितना बताया है, गैलेक्सी का क्षेत्रफल क्या बताया है, सब कुछ बहुत विस्तार से जानने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। हम सभी यही सुनते हैं कि सुमेरु पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है। योग दर्शन के विभूतिपाद में एक सिद्धि आती है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से योगी सृष्टि को जान लेता है। हालांकि ये पूरा अर्थ नहीं है, इसका सामान्य अर्थ ही बताया हूँ, इसका अर्थ और भी निकलता है, अभी बीच में चर्चा करेंगे। तो वहां पर व्यास जी ने इस सूत्र के भाष्य में विस्तार से जानकारी दी है कि सुमेरु पर्वत होता है, वो देवताओं की उद्यान भूमि है। देवता सुमेरु पर्वत पर क्रीड़ा करते हैं, ब्रह्मा उसी पर बैठकर सृष्टि बनाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं ये सारी जानकारियाँ जो आप सभी से आज तक छुपी रह गई, जो अनसुलझी रह गई हैं। मैं आधुनिक वैज्ञानिकों से आज की जो कैलकुलेशन है सूर्य आदि का क्षेत्रफल, उनसे भी तुलना करते हुए ही चल रहा हूँ, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए। और जब आप सभी गूगल आदि पर सर्च करो तो सूर्य का व्यास, सूर्य का पृथ्वी से दूरी, ये सब आसानी से मिल जाए। इसीलिए मैं आधुनिक वैज्ञानिकों से तुलना करते हुए भी चल रहा हूँ। महाभारत आदि में या फिर पुराणों में या फिर योग दर्शन का ये जो विभूतिपाद का 26वां सूत्र है, यहाँ पर आप सभी देखोगे सुमेरु पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और अंदर 16,000 योजन धंसा हुआ है, इस प्रकार का जिक्र है। वास्तविकता में ये 84,000 और 16,000 जब जोड़ोगे ना, अंदर वो कोर का वो जो 16,000 योजन है, वो उसके नाभिक का, सूर्य के नाभिक का है कि इतना अंदर है वो। तो नाभिक के ऊपर 84,000 और नाभिक तक यानी केंद्र तक लेंगे तो सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है। सामान्यतः एक योजन 13-13.5 किलोमीटर में माना जाता है। आइए एक एक गणना कैलकुलेट करते हुए समझते हैं, जिससे आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु देवताओं की उद्यान भूमि है। इसका मतलब यही है कि सृष्टि के जो अलग अलग देव आदि पदार्थ होते हैं, अगर आप सभी ने वैदिक मंत्रों वाली PDF देखा होगा तो उसमें बताया है। तो 84,000 योजन ऊंचा है और अंदर 16,000 योजन है। मिला देंगे तो
केंद्र और बाहरी व्यास सब कुछ मिलाकर 1,00,000 योजन है। 1,00,000 योजन में जब 13.5 से गुणा करेंगे, आज क्या है, आज सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार। जब गुणा करोगे तो लगभग इतना ही आ रहा है। 1,00,000 योजन का किलोमीटर में बदलोगे लगभग इतना ही आ रहा है। एग्जैक्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी वैज्ञानिकों को ये जानकारी नहीं है। वो तो बोल देते हैं कि पृथ्वी से सूर्य आदि की दूरी घटती बढ़ती रहती है, कहीं कभी कम होती है, ज़्यादा, एक औसत रूप में। लेकिन जो सूर्य है उसका केंद्र भी और बाहरी आवरण भी, ये वैदिक विज्ञान कहते हैं, वो सूर्य स्पंदित होता रहता है, फूलता पचकता रहता है। इसीलिए एग्जैक्ट निश्चित नहीं है कि सूर्य का व्यास इतना ही होगा। पृथ्वी भी फूलती पचकती है, स्पंदित होती है, लेकिन उतना नहीं जितना सूर्य, क्योंकि सूर्य गैसों से, फोटान आदि कणों से बना हुआ है, तो वो ज़्यादा फूलता पचकता है। तो एवरेज हम इतना ही ले लेते हैं। 13,92,000 इन लोगों ने माना है, तो 13.5 ही ले लेते हैं। निश्चित नहीं होता, एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि वो फूलता पचकता रहता है वैदिक विज्ञान के अनुसार। तो ये सूर्य का पूरा रेडियस, ये सुमेरु पर्वत वास्तव में सूर्य है, और सूर्य देवताओं की उद्यान भूमि है। बताया था ना, विष्णु महत तत्व से लेकर ऋक यजु सामरूपी संपूर्ण छंदों का समृद्ध यजन, यही विष्णु है। इंद्र भी बताया था, अलग अलग प्राणों का सूक्ष्म रूप, उनके संयोजन का। वरुण भी बताया था, सोम, अग्नि, ये सब कहीं ना कहीं सूर्य में ही होते हैं, जहाँ से निकल कर फोटान आदि कणों के द्वारा, ग्रेविटान आदि पार्टिकल के द्वारा, अलग अलग फोर्सेस के द्वारा संपूर्ण सौरमंडल को धारण कर रहे हैं। तो 84,000 बाहरी हो गया व्यास, और उसके केंद्र का, सूर्य के केंद्र का हो गया 16,000 योजन। 16,000 को भी अगर आप सभी कैलकुलेट करोगे तो इस 16,000 जो बताते हैं कि सुमेरु पर्वत 16,000 योजन अंदर धंसा हुआ है, तो 16,000 करेंगे तो 2 लाख समथिंग आएगा, 2 लाख कुछ। तो उसके अंदर का, ये भी विज्ञान से थोड़ा इर्द गिर्द होगा, बहुत अधिक डिफरेंस नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो पाओगे वो सूर्य स्पंदित होता रहता है, फूलता पचकता रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, जो सुमेरु पर्वत है, सृष्टि तो हर जगह से बन रही है, ये ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र नहीं है। जहाँ चाहे पुराणों में पढ़ लेना, महाभारत में पढ़ लेना, योग दर्शन का जो सूत्र बताए इसमें पढ़ लेना, तो ये ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। अभी इसको भी वो संस्कृत के श्लोक से मैं आप सभी को बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में स्थित है। इसी प्रकार 7 द्वीप भी होते हैं। इन द्वीपों का मैंने नाम भी लिखा है। हाँ, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ये जो सूर्य की जहाँ तक लपटें होती हैं, सूर्य की लपटें, तरंगे जहाँ तक उठती हैं, वहाँ वो पूरा क्षेत्र वही है जम्बू द्वीप। उसी में सुमेरु पर्वत स्थित, यानी पूरा सूर्य सुमेरु पर्वत हो गया, जम्बू द्वीप में स्थित। तो जम्बू द्वीप, प्लक्ष हो गया, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप, ये आप सभी ने सुना है। 7 द्वीप होते हैं। इस व्यास भाष्य के अर्थ को लेके मैं चल रहा हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं कि ये जो जम्बू द्वीप है, ये सुमेरु पर्वत के ठीक मध्य में है, इसकी चर्चा हो गई। ब्रह्मांड का केंद्रीय पर्वत है ये, जिसके चारों ओर अन्य द्वीप व समुद्र एक के बाद एक रिंग के आकार में वलया आकृति में घूम रहे हैं। ये जो एक द्वीप, ये हो गया जम्बू द्वीप, सूर्य को केंद्र मानकर। अब आगे आ जाओ, अब बता रहे हैं कि 6 और द्वीप हैं। एक तो हो गया, 6 और द्वीप हैं, और ये जो 6 द्वीप हैं, ये जम्बू द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाले हैं। जैसे जम्बू द्वीप या सुमेरु पर्वत जो था, वो टोटल मिलाकर 1,00,000 योजन का हो गया। 84,000 ऊंचाई बताया, और अंदर का जो कोण था उसका संपूर्ण मिलाकर सुमेरु पर्वत है, और ये जम्बू द्वीप, तो ये 1,00,000 योजन। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो आगे के और जो 6 द्वीप हैं, प्लक्ष, सालमल आदि, ये जम्बू द्वीप की अपेक्षा दोगुने विस्तार वाले हैं। और ये भी जैसे सूर्य चारों तरफ समुद्र से घिरा है। समुद्र क्या है? अंतरिक्षम वही समुद्रम, निघंटू।
वास्तव में जो अंतरिक्ष है ना, प्राथमिक समुद्र यही है वैदिक विज्ञान की दृष्टि से। और ये जो धरती पर समुद्र हैं, ये मैंने नाम रखा है, ये आपने नाम रखा है, अपने प्राचीन वैज्ञानिकों ने इसको समुद्र कहा है, क्योंकि ये भी अंतरिक्ष की तरह दूर दूर तक दिखाई देता है। तो जो वास्तव में समुद्र है अंतरिक्ष में, सूर्य आदि के क्षेत्रों में, उससे आगे दूसरे दूसरे द्वीप 2-2 गुना विस्तार वाले हैं। तो सुमेरु पर्वत या जम्बू द्वीप 1 लाख टोटल हो गया, 1 लाख योजन। और बताया कि 13,92,000 किलोमीटर। अब आगे आ जाओ, ये जो दोगुने विस्तार वाले हैं, इसका मतलब बाद के जो ग्रह हैं दूरियों की दृष्टि से देखिए, बुध पड़ता है, शुक्र पड़ता है, पृथ्वी पड़ता है, मंगल पड़ता है। अगर हम सभी अब दूरियों की कैलकुलेशन करें, आज के विज्ञान के अनुसार जान लेते हैं सूर्य से सभी ग्रहों की अलग अलग दूरी क्या है। सूर्य से बुध की दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर, 5.8 करोड़ किलोमीटर दूरी है। उससे और आगे आओ और यहीं पर ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख दूंगा। शुक्र की सूर्य से दूरी है 10.82 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से बुध की जितनी दूरी थी उससे लगभग दोगुनी है शुक्र ग्रह की बुध से। वो 5.79 था, ये 10.82 है। और बताया ग्रहों की दूरी चेंज होती रहती है, इसीलिए लगभग में बोलूंगा मैं, लगभग दोगुनी है। अब शुक्र से पृथ्वी आता है, सूर्य से बुध हुआ, उससे भी दुगुना शुक्र हुआ, उससे भी आगे पृथ्वी, ये भी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आप सभी को पता है 14.98 समथिंग है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहते हैं, एक AU 15 करोड़ किलोमीटर। इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आधार मानकर अभी जो आगे की एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल या फिर गैलेक्सियों की तुलना करेंगे ना, तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट में ही बताएंगे, वहाँ पर करोड़ में किलोमीटर में नहीं चलेगा या लाख किलोमीटर में। तो पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज में है, क्योंकि दूरियां बदलती भी रहती हैं। उसके बाद मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह 22.79 करोड़ किलोमीटर है। और उससे भी आगे बृहस्पति ग्रह देखेंगे, अभी तक जो डिफरेंस था लगभग दोगुना था, थोड़ा बहुत इधर उधर था, क्योंकि पहले एक औसत निकाला जाता है ना, कम से कम कितना दूरी, जैसे सूर्य से पृथ्वी कम से कम कितना दूरी पर रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी पर रहता है, तो बीच में एक औसत निकाल लिया जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मान लिया। उसके बाद मंगल ग्रह, अब यहाँ पर मत कह देना कि 14-15 है तो मंगल ग्रह 22 या 23 क्यों आ रहा है, 30 बोलना चाहिए, लगभग दोगुना तो 30 होता है, ऐसा नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं। मंगल ग्रह 22.79 करोड़ किलोमीटर। आप सभी जानते हो मंगल ग्रह के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, तब उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट आता है मंगल और बृहस्पति के बीच में, वो एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है, उसकी जो चौड़ाई है मंगल और बृहस्पति के बीच में, और एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बताया आप सभी को 15 करोड़ किलोमीटर। यानी जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई भी, दोनों 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से अब बृहस्पति की सूर्य से दूरी देखेंगे, मंगल से देखा था 22.79 या मान ले कि 23-24 करोड़ किलोमीटर एवरेज में, लेकिन बृहस्पति का देखेंगे तो 77 करोड़ किलोमीटर आ गया। यहाँ पर दोगुना नहीं है, 3-4 गुना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप सभी ने देखा मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट था, इसी वजह से 77-78 करोड़ किलोमीटर हो गया बृहस्पति का। लेकिन अब उससे आगे अगर शनि ग्रह का देखेंगे, सैटर्न का देखेंगे, तो 1.43 अरब, ये तो पूरा एग्जैक्ट दोगुने ही दूरी पर है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 77 या 77.8 है, तो पूरा मैं 78 करोड़ किलोमीटर मान के चल रहा हूँ। लेकिन शनि ग्रह कितना है? 1.43, पूरा एग्जैक्ट 2 गुना है। और जो अभी बताया था कि सुमेरु पर्वत से 2 गुने दूरी पर अलग अलग द्वीप हैं जो कि समुद्रों से गिरे हैं, उसकी व्याख्या इसके आधार पर भी करेंगे। तो शनि ग्रह के बाद अरुण ग्रह है। अरुण ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है? 2.87 अरब किलोमीटर।
शनि ग्रह की कितनी थी? 1.43 अरब किलोमीटर, जो कि बृहस्पति ग्रह से 2 गुना था। तो शनि ग्रह से भी अरुण ग्रह जो है ये भी 2 गुने दूरी पर है। वो 1.43 अरब किलोमीटर था और अरुण ग्रह 2.87, यानी लगभग 2 गुना आ गया, एग्जैक्ट 2 गुना ही आ गया। और अरुण के बाद है सूर्य से जो सबसे दूर है, अरुण के बाद वो है वरुण ग्रह। वो कितना है? 4.5 अरब किलोमीटर, जो कि अरुण ग्रह से, जो कि 2.87 अरब किलोमीटर था, इसे 2 गुना है। यानी लगभग आप सभी देखते आ रहे हो शुरू से कि लगभग 2 गुना पड़ता जा रहा है। सूर्य से बुध की दूरी जितनी थी उसकी 2 गुने दूरी शुक्र तक आने पर 5.79 था, ये 10.87 था। उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण, वरुण। बीच में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिख गया मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की वो एस्टेरॉयड बेल्ट था, इसीलिए लगभग 22.79 था और ये 77 था। 20 चौक 80, लगभग 4 गुना बढ़ गया था एस्टेरॉयड बेल्ट होने से। बाकी लगभग एवरेज रूप में 2 गुना ही पड़ा है, 2 गुना या कहीं 2 गुना। तो ये हो गया। और वरुण ग्रह के बाद चलो पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको बताया था व्यास जी को पढ़कर योग दर्शन के उस भाष्य में, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसके भाष्य में व्यास जी ने लिखा था कि जो सुमेरु पर्वत है वो जम्बू द्वीप पर स्थित है। पूरा सूर्य की लपटों तक का क्षेत्र जम्बू द्वीप ले लेंगे, सुमेरु पर्वत उसके अंदर है। और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 84,000 और अंदर 16,000 योजन, लगभग 1 लाख योजन विस्तार वाला है। उससे आगे के जो द्वीप हैं वो उसके दुगने विस्तार वाले और दुगने विस्तार वाले समुद्र से भी घिरे हुए हैं। यानी समुद्र, इसीलिए हर एक द्वीप का, हर एक ग्रह का, द्वीप मतलब ग्रह, हर एक ग्रह का समुद्र इसीलिए अलग अलग बताया, क्योंकि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अलग है, अलग प्रकार के कण हमारे वातावरण में होते हैं। बृहस्पति का एटमॉस्फेयर अलग है, तो एटमॉस्फेयर आदि से जुड़ा हुआ जितना भी ग्रेविटी आदि का क्षेत्र है उसके लिए विभाग करके बताया। तो यहाँ देखो सच में वही पड़ रहा है, सूर्य से बुध ग्रह की लगभग जितना उसका क्षेत्र था ना उससे 2 गुना दूरी आ गई। उसके बाद यानी 1 लाख था, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन का क्षेत्र, 2 लाख योजन का, ये सर्कल में लेंगे। तो उसके बाद अगला जो द्वीप है वो 4 लाख योजन, उससे अगला जो द्वीप है वो 8 लाख योजन, और उससे भी अगला द्वीप 16 लाख योजन, फिर 32 लाख योजन, 64 लाख योजन। ऐसा करते करते ये सब जो बताया कि 16 लाख योजन, 128 लाख योजन, ये जो अलग अलग द्वीप हैं सुमेरु पर्वत यानी सूर्य आदि का व्यास निकाल के बताया, और उसे 2 गुना बढ़ता जा रहा है। इस 2 गुने को, योजन को किलोमीटर में मत बदलिएगा, क्योंकि पूरा ये क्षेत्र को ले रहे हैं, समुद्रों से घिरा हुआ है, स्फीयर का क्षेत्र है ये। तो उसको लेते हुए इसके बाद एक श्लोक आता है, सप्त समुद्रा परिवेष्टिता। ये 7 द्वीप 7 अलग अलग समुद्रों द्वारा, क्योंकि सबके फील्ड अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के कण अलग अलग स्थिति में संयोजित हैं। तो सप्त समुद्र परिवेष्टिता वलय आकृतो, वलय के आकृति में है। लोकालोक पर्वत परिवार 50 योजन कोटि परिसंख्याता, 50 योजन कोटि परिसंख्याता, 50 करोड़ योजन क्षेत्रफल वाले हैं। 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन को जब किलोमीटर में बदलोगे, 50 गुणे 13.5 करोड़, लगभग 14 तक मान सकते हो। एक योजन में 13 से 14 किलोमीटर, तो लगभग 6.5 अरब किलोमीटर आएगा इतने क्षेत्र में। अभी तक आप सभी ने देखा सूर्य से वरुण की दूरी, सूर्य से वरुण अंतिम ग्रह पड़ रहा है सौरमंडल का, 4.5 अरब किलोमीटर है। लेकिन उसके बाद क्या है? उसके बाद कुइपर बेल्ट है जो कि 4.5 अरब किलोमीटर से लेकर 8.2 अरब किलोमीटर तक है। एवरेज लेंगे तो यही जो 50 करोड़ योजन में ये 7 समुद्र, 7 द्वीपों को जो घेरे हुए हैं, 7 अलग अलग 8 ग्रहों को घेरे हुए हैं, ये 6.5 अरब किलोमीटर एवरेज आ रहा है। यानी बताना चाह रहे हैं कि ये जितने भी अलग अलग ग्रह हैं, ये अलग अलग समुद्रों से, अलग अलग समुद्र मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष नामानी निघंटू समुद्र अंतरिक्ष को कहते हैं। लोक आलोक जितने भी परिवार हैं,
लोकालोक पर्वत परिवार 50 योजन कोटि परिसंख्या था, 50 करोड़ योजन और उससे भी चारों तरफ क्या है, चारों तरफ आप सभी जानते हो ये जो कुइपर बेल्ट है इसके भी चारों तरफ एक बहुत बड़ा ऊर्ट क्लाउड जो कि पूरे सौरमंडल को घेरे हुए है। बर्फ आदि, पत्थर आदि और बर्फों के चट्टानों से बने हुए छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के एक समुद्र जैसे तैरते हुए बहुत सारे छोटे मोटे एस्टेरॉइड हैं, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह है, बर्फ आदि से भी बने हुए, तो उनसे घिरे हुए हैं। ये तो हुई सौरमंडल की जानकारी। और इन समुद्रों में क्या भरा है ये भी बता रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, हमने सोचा कि सुमेरु पर्वत धरती है, लेकिन लिखा है कि एक एक पर्वत 2-2 हजार योजन का है। 2000 योजन मतलब 26 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर, क्षमा कीजिएगा 26,000 किलोमीटर, 9-9 हजार। पृथ्वी का ही व्यास 12-12,500 किलोमीटर है। वो संख्या सृष्टि की है और सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड के केंद्र में है। अभी बताता हूँ सब कुछ विस्तार से। तो उन समुद्रों में क्या भरा है, जो 7 समुद्रों से ये दोगुने विस्तार वाले जो द्वीप थे, आपने देखा लगभग दोगुना आ रहा है। और एवरेज लेना है, 2 गुना, 2.25 गुना तक ही आएगा। तो आगे देखिए इन समुद्रों में क्या भरा है, इक्षुरस, सुरा, सर्पी का मतलब हम लोगों ने समझ लिया घी आदि, दधी, मंड, क्षीरोद, उदक नामानी निघंटु में, तो हम लोगों ने समझ लिया। सुरा मतलब शराब आदि लोगों ने कल्पना कर लिया। सुरा क्या है, सृष्टि के वो फोटान, ग्रेविटान आदि कण जो देव पदार्थों द्वारा संचालित होते हैं, जो आपके सामने, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को देख पा रहा हूं, ये सारे फोटान आदि कण सूर्य से ही आ रहे हैं। ये सब सुरा हैं। इक्षुरस क्या है, इक्षुरस भी वायु तत्व से उत्पन्न वो सभी प्रकार के कण हैं जो क्षणिक होते हैं और आपस में संयोग बनाकर अलग अलग प्रकार के कण होते हैं ना। कुछ फोर्स कैरी करने वाले, मास कैरी करने वाले, और कुछ वर्चुअल पार्टिकल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक नहीं होते, वो होते हैं और यजन करा के नष्ट हो जाते हैं, तो वो इक्षुरस हैं। सर्पी यहाँ पर घी लोग अर्थ ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी सृष्टि के अलग अलग पदार्थ ही हैं जो उन समुद्रों में यानी अंतरिक्ष में उन क्षेत्रों में भरे हुए हैं। दधी कुछ छंदों का विशेष रूप होता है, या फिर जो फोटान कण जो उष्मा से युक्त तीव्र चमक वाले कण होते हैं, उनके तीव्र चमक को ही दधी कहते हैं। मंड, क्षीर, ये भी उदक नामानी में है। सृष्टि के अलग अलग एटम, आयन, मॉलिक्यूल आदि इन सब में भरे हुए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं लेना है सुरा का मतलब कोई मांस, मदिरा, शराब ले ले, ऐसा नहीं है। घी या दधी का मतलब दही ले ले। ये हम लोगों ने जैसे बताया ना, समुद्र, ये जो धरती पर समुद्र है, ये सृष्टि का जो अंतरिक्ष है वो समुद्र है। वास्तव में हम लोगों ने इस समुद्र को भी समुद्र कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही गाय का दही, दूध सृष्टि के पदार्थों से देख देख कर नाम रखे हैं। जितने भी नाम आप सभी देख रहे हो सब वेदों से आए हैं, और वेद सृष्टि विज्ञान के ग्रंथ हैं, खगोल विज्ञान भी और सूक्ष्मता का भी विज्ञान भी। तो इन समुद्रों में ये सब भरे हैं। अब आइए सौरमंडल के बाहर चलते हैं और विस्तार से इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं। अभी तक हम लोग यही जानते रह गए कि सुमेरु पर्वत धरती पर है, अलग अलग 7 और पर्वत हैं, ये द्वीप, जम्बू द्वीप, ये भारत। निश्चित रूप से भूगोल के साथ ऋषियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने सृष्टि विज्ञान को भी जोड़ दिया था। जम्बू द्वीप आदि उसी में हम हैं, लेकिन सृष्टि विज्ञान से इन घटनाओं को जोड़ दिया था। तो अब आइए हम सभी देखते हैं एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। आपको बताया 15 करोड़ किलोमीटर, मस्तिष्क में ये बात रख लेना। 15 करोड़ किलोमीटर एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट है, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। इसको आधार बनाकर चलेंगे, क्योंकि अभी योजन में या सौरमंडल के बाहर चलेंगे गैलेक्सी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि पृथ्वी सूर्य की दूरी भी है। और इससे एक चीज और याद रख लेना, एस्टेरॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, वो भी एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट लगभग है। इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, इसीलिए लगभग बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो ध्यान मत देना। प्लूटो भी ग्रह लगभग 6 अरब किलोमीटर में है। तो आपको बताया
50 करोड़ योजन में ये सारे समुद्र में ये सारे द्वीप अलग अलग जगह पर हैं। और उस समुद्र में, उस अंतरिक्ष में क्या क्या है आप सभी को पता है, किस किस प्रकार के कण हैं। वास्तविकता ये है ना कि ये वीडियो मैं समुद्र मंथन पर बनाने जा रहा था, लेकिन अभी आप लोग सुनते हो कि देवताओं ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, लक्ष्मी भी प्रकट हो रही हैं। अगर ये सब नहीं समझे रहोगे तो वो सब जानकारियाँ मस्तिष्क से उड़ जाएंगी, समझ में नहीं आने वाली है। विष्णु बताया ऋक यजु सामरूपी महत्व तत्व से लेकर, तो उनके वराह का रूप क्या था, गैलेक्सियाँ कैसे आकार लेती हैं, वो सब मैं बताने जा रहा था अगली वीडियो से। लेकिन मुझे लगा कि ये जानकारी पहले जानना अत्यंत आवश्यक है, पहले पता तो चले आप लोगों को। तो 50 करोड़ योजन में यानी 6 अरब किलोमीटर में प्लूटो भी आ गया। कुइपर बेल्ट बताया 4.5 अरब किलोमीटर से 8.2 अरब किलोमीटर। अब आगे आ जाओ। ओर्ट क्लाउड जो है ना, वो लगभग 2000 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट से, एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर, 2000 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट से लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट के बीच है। ठीक ठीक वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं है इसकी, तो लगभग में बताते हैं, इसलिए मैं भी लगभग में चल रहा हूँ। एक नील 50 खरब किलोमीटर मुझे लगता है आएगा व्यास, देख लीजिएगा। एक नील या 2 नील मैक्सिमम होगा ओर्ट क्लाउड का रेंज है ये। तो 1 लाख या 1.5 लाख एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट आपको पता चल गया ओर्ट क्लाउड का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अलग अलग द्वीप हैं और उन द्वीपों पर उनके अपने अपने समुद्र में क्या क्या है इन सब की चर्चा हुई। तो ये जो 1.5 लाख एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट था, एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट आपको बताया 15 करोड़ किलोमीटर। अब लाइट ईयर को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको गैलेक्सी की जानकारी देना बहुत जरूरी है। एक लाइट ईयर लगभग 64,500 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, 65 1,30,000, ये जो लगभग 1 से 1.5 लाख बताया लाइट ईयर। लाइट को 1 साल चलने में जितना समय लगता है, यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड में ही आ जाता है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी पर। लेकिन एक लाइट ईयर होता है 64,500 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, ये भी लगभग में ही है। तो 1 साल में 64,500 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, यानी ये जो ओर्ट क्लाउड है, ओर्ट क्लाउड बर्फीले आदि उससे बना हुआ, इसको पार करने में 2 साल लगता है। लाइट को 2 साल लगेगा लगभग, जिस दृष्टि से ये है 64,500 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक अगर ब्लैक होल देखें, थोड़ी बहुत जानकारी मैं इन सबको दे रहा हूँ, ये ऋषियों ने नहीं बताई, फिर भी आधुनिक विज्ञान ने बताई है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक एक ब्लैक होल है 1560 लाइट ईयर दूर, एक लाइट ईयर बताया 64,500 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। लेकिन आकाशगंगा के केंद्र में जो सुपरमेसिव ब्लैक होल है, जो कि ब्लैक होल नहीं है, कोई काला तारा वो ऐसा नहीं है जिसको जो खींच लेता है दूसरे अलग अलग ग्रहों को, वो भी एक व्यवस्थित तारा है। व्यवस्थित बोले या अव्यवस्थित है, वो भी एक तारा ही है। तो वो 27,000 लाइट ईयर दूर है यहाँ से। और भी 2-4 कथित ब्लैक होल हैं, मैं ब्लैक होल नहीं कहूँगा, वो 3,000 से 6,000 लाइट ईयर, 1-2 और हैं जितने खोजे गए हैं 3-4। मिल्की वे आकाश गंगा का अगर व्यास आप सभी देखो 1 लाख लाइट ईयर व्यास, सूर्य का व्यास बताया ना 84,000 ऊंचा, जो सुमेरु पर्वत बोला 84,000 उधर, 84,000 ऊंचा और 16,000 अंदर, 1 लाख पूरा योजन में था। लेकिन मिल्की वे आकाशगंगा का व्यास 1 लाख लाइट ईयर में है, योजन में नहीं। और मोटाई लगभग 1,000 लाइट ईयर में है, क्योंकि वलय आकृति रिंग जैसी होती हैं गैलेक्सियाँ। तो ये हमारी गैलेक्सी की जानकारी थी। इसी तरह एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, M31 नाम दिया वैज्ञानिकों ने, वो जो हमारी आकाशगंगा है, ये मिल्की वे, इससे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, दोनों के बीच इतनी दूरी है। इसी तरह ट्रायंगुलम गैलेक्सी है M33। अगर जो पास वाली गैलेक्सी थी एंड्रोमेडा, उसका भी व्यास देखें तो लगभग 2,20,000 से इतना ही, 2 लाख एवरेज बता रहे हैं, 2,20,000 से 1,52,000 लाइट ईयर, इतने के बीच डिफरेंस है। इतने लाइट ईयर है उसका व्यास एंड्रोमेडा का, लगभग मिल्की वे गैलेक्सी से जो लगभग 1 लाख लाइट ईयर थी व्यास, इससे 2 गुना है एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग। तो उसमें 1,000 अरब तारे होने का अनुमान है वैज्ञानिकों के अनुसार। लेकिन अब वैज्ञानिकों के नए शोध के अनुसार देखे गए ब्रह्मांड में, प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में 2,000 अरब आकाशगंगा हो सकती है। 2,000 अरब, 200 अरब था, 100-200 अरब
जो हबल टेलीस्कोप ने देखा था। लेकिन नए अनुसंधान के अनुसार, नए शोध के अनुसार 2000 अरब आकाशगंगा हो सकती है देखे गए ब्रह्मांड में। मेरा मानना है, ये मेरा अनुसंधान है कि जैसे हमारा सौरमंडल है, ये सब जो दूरियां बताई आप सभी देख लेना अच्छे से कि 2000 अरब आकाशगंगा लगभग हो सकती है। एक मेरा ये अनुसंधान ये भी है, जैसे सूर्य होता है उसके अलग अलग 6-7 ग्रह हैं, इसी प्रकार अंतरिक्ष में दिखने वाले जितने भी तारे हैं सबके अपने अपने मंडल हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं और अपने अपने ग्रह हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, ग्रेविटी आदि के द्वारा बधे हुए। लेकिन मेरा अनुसंधान ये है कि अप्रकाशित भी सृष्टि में, तारे तो नहीं कहेंगे लेकिन अप्रकाशित भी ऐसे मंडल हैं, जैसे पृथ्वी मंडल है ये ना, पृथ्वी नहीं बोल सकते कि पृथ्वी के चारों तरफ सब कुछ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी खुद सूर्य से जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही जितना बड़ा सूर्य है उतना बड़ा या फिर सूर्य से भी हजारों गुना बड़ी बड़ी पृथ्वियां अंतरिक्ष में हैं जो अप्रकाशित लोक हैं, उनके भी आप खुद के मंडल हैं, जैसे बृहस्पति आदि ग्रह है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में या टेलीस्कोप कितना भी विकसित हो, जो फोटान दिखाएगा उसी को आप देखते हो, लेकिन अप्रकाशित जो मंडल हैं ये नहीं देखे जा सकते। उसके लिए वहां पर जाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहां से रेडिएशन ही नहीं आएगा। अभी सौरमंडल के बाहर निकल जाओ तो अंधेरे की वजह से पृथ्वी नहीं देख पाओगे, हो सकता है सूर्य टिमटिमाता हुआ दिखे लेकिन पृथ्वी। तो इसी प्रकार अप्रकाशित, मेरा अनुसंधान है ये कि अप्रकाशित ग्रहों की, अप्रकाशित लोकों के अपने मंडल होते हैं। तो प्राचीन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है थोड़ा और समझ लेते हैं। इसी व्यास भाष्य में एतत् सर्वम सुप्रतिष्ठित संस्थानम, ये जो सुप्रतिष्ठित संस्थान है, अलग अलग मंडल बताया, सूर्य बताया, उसे दोगुने विस्तार वाला समुद्र और अलग अलग ग्रह जो घिरे हुए हैं दोगुने, ये सब, ये सुप्रतिष्ठित संस्थान में अंडम मध्य व्यूढ़म, अंड के मध्य, अंड का मतलब एक आकाश गंगा, कोई भी एक आकाश गंगा को अंड कह रहे हैं। तो उस अंड के मध्य में, अंड में जगह जगह पर ऐसे ऐसे सौरमंडल, सौरमंडल बोलेंगे तो केवल सूर्य का मंडल, प्रकाशित तारों का मंडल होगा, लेकिन मंडल बोल देंगे तो गैलेक्सियों में ऐसे अरबों मंडल हैं जगह जगह जो अपने ग्रहों के साथ हैं। तो अप्रकाशित भी हैं, प्रकाशित मंडल भी हैं। अब अंडम च प्रधान से अणु अवयव, प्रधान से, प्रधान क्या है, अव्यक्त प्रकृति, जिसका एक दिन बताया था आप सभी को सृष्टि की अवधि कैलकुलेट करके कि अव्यक्त का एक दिन और रात्रि मिलाकर बताया था, लगभग 3 शंख 11 पद्म 4 नील चतुर्युगी, वो वीडियो देख लेना सृष्टि की अवधि वाली। तो उसका जो एक दिन है वही अव्यक्त है, वही प्रधान है। तो अंडम च प्रधान से अणु अवयव, ये जो अंड है, हर एक गैलेक्सी, हर एक आकाशगंगा उस प्रधान का एक अंड मात्र है, अणु अवयव है, मात्र अणु है। तो एक एक गैलेक्सी सब जगह व्याप्त, तो उस प्रकृति का एक एक अणु अवयव है। वो कैसे, यथा आकाशे खद्योति थी, वैसे आज जुगनू तो नहीं रहे। सर्दी के मौसमों में, गर्मी में तो अंतरिक्ष में आप सभी पहले देखते थे जुगनू टिमटिमाते रहते थे। यथा आकाशे खद्योति थी, जिस प्रकार वो अंतरिक्ष आकाश में जुगनू टिमटिमाते रहते थे, आज भी हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश पर्यावरण प्रदूषित होने से नहीं रहे। तो इसी प्रकार एक एक जुगनू जैसा एक एक आकाश गंगा है उस अव्यक्त प्रकृति के आगे। अव्यक्त नाम लो, प्रकृति ले लो, 30-31 नाम है उसके, 31 क्या, एक 32वां नाम भी महाभारत में मैंने देखा है, तो 31-32 नाम है उसके जो अव्यक्त है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। तो अव्यक्त के आगे उसका एक सूक्ष्म यूनिट है, एक एक गैलेक्सी। सोचो कितना बड़ा होगा वो प्रकृति का क्षेत्र, ईश्वर ही जानता है। तो अंडम जब प्रधान से अणु अवयव यथा आकाशे खद्योति थी। अब थोड़ा और जान लेते हैं। ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी ने, आप सभी को पता होगा, उनकी भी PDF मैंने भेजी थी आप लोगों के पास, वो भी काफ़ी चर्चा करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को वो उद्धृत कर रहे हैं कि इनके पास एक ऐसा चित्रावली यंत्र था, एक विकसित यंत्र था। जब उनके एक अनुसंधानवेत्ता ने, ये सब बहुत पहले, सालों पहले वीडियो भी बना चुका हूँ, PDF आदि तो भेजा हूँ। तो एक अनुसंधानवेत्ता ने जब उस चित्रावली यंत्र में गैलेक्सियों को देखना प्रारंभ किया तो 273 गैलेक्सियों को उसने देखा। 273 गैलेक्सी में एक एक गैलेक्सी में घुसकर गणना कर रहा है कि किसी गैलेक्सी में 1 अरब
2,09,220 सूर्य हैं। इतने गंभीर गणना बिना तकनीकों के संभव नहीं है। समाधि आदि के माध्यम से इतनी व्यवस्थित गणना मुझे नहीं लगता की जा सकती, उसके लिए तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। उस गैलेक्सी को देखकर, उन गैलेक्सियों को देखकर उसमें गंधर्व लोकों को भी देखा। गंधर्व लोक क्या है? ये जो रंग बिरंगे नेबुला होते हैं, जो गैलेक्सी नहीं बना पाए हैं, जगह जगह बादल रूप में हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, गैलेक्सी जितने बड़े बड़े भी हैं, तो उनको देखकर उसे गंधर्व लोक बोल रहे हैं। यही चर्चा भगवान हनुमान श्री राम से करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, सूर्य को नहीं निगला था। बहुत बड़े सूर्य विद्या के वैज्ञानिक थे भगवान हनुमान। एक सूर्य के ही विद्या को जानकर प्रज्ञास्त्र बनाया था, सूर्यास्त्र, जो श्री राम को दिया था, और श्री राम ने रावण से लड़ाई के समय उस अस्त्र का प्रयोग किया था, भगवान हनुमान ने बताया था। तो सूर्य को निगला नहीं था उन्होंने। सूर्य विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सूर्य की परिक्रमा तक कर लेते थे, उदान आदि प्राणों को वश में भी कर लिया था, और तकनीकों के भी बल पर उड़ते थे, लोकांतरों में, गैलेक्सियों में जाते थे। भरद्वाज जी का विमान शास्त्र, आप सभी जब ये सब जानकारियां पहले देता था तो आप में से बहुतों को विश्वास ही नहीं होता था कि गैलेक्सी के भी बाहर दूसरे गैलेक्सियों में भरद्वाज का विमान कैसे प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब विश्वास हो रहा होगा। ये जो मैं गैलेक्सियों का जानकारी आप सभी को दिया, सुमेरु पर्वत बताया, अब आप सभी को पूरा विश्वास होगा कि समुद्र मंथन, ये जो मंदरांचल आदि उखाड़ा गया देवताओं के द्वारा, लक्ष्मी प्रकट हुई, सूरा प्रकट हुई, फोटान आदि कणों की नए प्रकार के जो कण हैं, नाभिकीय संलयन की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है? वराह, सूर्यो अपि वराह उच्यते, सूर्य को ही वराह कहते हैं, जिसके अंदर 12 आदित्य होते हैं, जो विष्णु होते हैं तत्वतः। सूर्य आदि बनने की संरचना में इन लोगों का क्या योगदान था? समुद्र मंथन, वराह अवतार। आप सभी को पूरा विश्वास होगा कि अंतरिक्ष का विज्ञान है, ये सृष्टि के ग्रह तारों गैलेक्सियों के बनने का विज्ञान है। इसी तरह याज्ञवल्क्य ऋषि ने खुद देखा था, एक आकाश गंगा में उन्होंने 3,05,500,000 सूर्य देखा हुआ था। वो चित्रावली यंत्र था। जिस प्रकार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या अलग चीन भी एक टेलीस्कोप बना रहा है बड़ा भयंकर, तो उसकी जो याज्ञवल्क्य जी की टेलीस्कोप था, यही धरती पर स्थापित किया था। चित्रावली यंत्र बड़ा ही समृद्ध था वो। उसकी क्षमता कितनी रही होगी सोचिए। 273 गैलेक्सियों को तो एक बार में देखा था जो अध्ययन करने जा रहे थे। ठीक है, उनकी तकनीकें आदि, क्योंकि आज जैसे तकनीकें बनती हैं संभव तो नहीं है यहीं से इतनी गैलेक्सियों को और उसके अंदर घुसकर कैलकुलेट कर लेना, वो तो तकनीकें है ही नहीं आज जो याज्ञवल्क्य जी के पास चर्चा में है। तो इन सब के माध्यम से भी वो अनुसंधान करते थे। आज की ये वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक था। सुनते हो ना कि सुमेरु पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है, और सुमेरु पर्वत के ऊपर शीर्ष पर बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। जितने भी नए नए तरह के फोटान आदि कण जिनके माध्यम से आप मुझे देख पा रहे हो, ब्रह्मा क्या है? वही महत अहंकार व मनस्तत्व, कई वीडियो में चर्चा हो चुकी है। वो सूर्य आदि के अंदर सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। ये भी मेरा अनुसंधान है। जो अंतरिक्ष आदि स्पेस की यूनिट है, मेरे शरीर के अंदर स्पेस की यूनिट उतनी सघन नहीं है जितना पृथ्वी के अंदर है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है, और पृथ्वी के अंदर स्पेस की यूनिट या महत्त्व आदि तक उतना सघन नहीं है जितना सूर्य आदि के अंदर है, क्योंकि उसकी भी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, सूर्य की भी। कोई भी पदार्थ संघनन आदि की प्रक्रिया महत्त्व जो मेरे बुद्धि में है या पृथ्वी के अंदर है या सूर्य के अंदर है, सब एक समान नहीं है। हर जगह अलग अलग संयोजन है इसका। कोई भी पदार्थ एक दूसरे से अलग जब हो जाता है कंटेंट में, स्ट्रक्चर में, इसका क्या मतलब हुआ? महत्त्व तत्व से जब वो पदार्थ, वो दोनों अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनना शुरू हुए थे, वहीं से संयोजन में डिफरेंस हो गया था, अक्षरों में ही। तो ये भी समझ के चलना है आप सभी को। इसी प्रकार एक जानकारी और प्राप्त होती है, पृथ्वी के अंतर्गत जो समुद्र है, जैसे पृथ्वी है ना, अब पृथ्वी से लेकर मंगल ग्रह या चंद्रमा आदि का सारा क्षेत्र जब घूमोगे तो ये जो समुद्र है, ये जो अंतरिक्ष है पृथ्वी के चारों तरफ, मंगल ग्रह तक, यानी पृथ्वी के जुड़े हुए दूसरे ग्रहों तक, ये समुद्र है, यही अंतरिक्ष है। तो इसे जलोध समुद्र कहते हैं। जल मतलब आप पानी लेते हो, एटम आयनों का विशेष समुद्र है, एटम आयनों का अंतरिक्ष में, जो पृथ्वी का समुद्र है। लेकिन सूर्य में, जो सूर्य के केंद्र में है,
सूर्य के चारों तरफ का जो समुद्र है, सूर्य से बुध ग्रह आदि के बीच का जो है पूरे सौरमंडल का मान सकते हो, वो सुरोध समुद्र है। सुरोध, सुर उदक, सुर बताया ना, सुरा किसे कहते हैं? सूक्ष्म नए उत्पन्न फोटान आदि कणों को जो नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होकर वो प्रकाश यहाँ तक पूरे सौरमंडल में बिखरा पड़ा है, जिसके माध्यम से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ सूर्य के प्रकाश की रोशनी में। ये है सुरा, सुर का समुद्र है, ये सुरोध उदक है। और जो अलग अलग मंडलों के बीच, मंडल मतलब एक मंडल हो गया सूर्य और ये सातों ग्रह कूपर बेल्ट से लेकर उर्ट क्लाउड तक, ये हो गया सुरोध। लेकिन इससे लेकर दूसरा कोई तारा होगा वहाँ के बीच का जो होगा, यानी दो सौरमंडलों के बीच, सौरमंडल नहीं कहना चाहिए मुझे, फिर भी दो मंडलों के बीच वो दधि मंडल है। बताया आप सभी को कि इन्हीं समुद्रों में जो सौरमंडल के अंदर हैं, इसमें दधि, दधि कहते हैं सूक्ष्म पदार्थों के चमक रूपी तत्वों को, सर्पाकार जो गति करते हैं उन्हें भी सर्पी कहते हैं। अभी इन सब की चर्चा किया मैंने। तो दधि मंडल, उदक, उदक समुद्र है दधि मंडल वाला। इसी प्रकार दो या दो से अधिक आकाश गंगाओं के बीच, अभी आप सभी ने देखा पृथ्वी और उसके आसपास मंगल ग्रह आदि के ये जलोध समुद्र है। पूरे सौरमंडल में देखा सुरोध उदक, सुरोध समुद्र था। अब दो या अधिक आकाश गंगाओं के बीच में घृतोद समुद्र है। घृत छंदों के विशेष रूप को कहते हैं। दो चार आकाश गंगाओं को मैं कोशिश करूंगा पीछे लगाने की, तो देखोगे ना तो ये चमकते हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ हैं सौरमंडल में भी। ये सारे प्रकार के समुद्र हैं, इक्षुरस, घृतोद, सब कुछ बताया। लेकिन अब अलग अलग में किसकी प्रधानता है ये भी बता रहे हैं ऋषि मुनि। तो दो आकाश गंगाओं के बीच में घृतोद समुद्र है। दो या दो से अधिक गैलेक्सियों के बीच में क्षीरोद समुद्र है। तो इसी प्रकार अलग अलग मान सकते हो, अलग अलग मंडलों के बीच में दधि मंडल है। ये सब सौर मंडल के अंदर भी ये सारे पदार्थ होते हैं। लेकिन फिर अधिकता की दृष्टि में, एक व्याख्या की दृष्टि से ऋषियों ने गैलेक्सियों के केंद्र तक चले गए हैं। मंडल, सूर्य मंडल आप मान सकते हो, सौर मंडल, दूसरा भी तारा वो भी सौर मंडल। तो ये 2, 4, 6, 10, 1000 अरबों मंडल हैं एक एक गैलेक्सी में। गैलेक्सी के केंद्र में जिसे ब्लैक होल कहते हो, एक व्यवस्थित, बहुत समृद्ध, बहुत विशाल तारा है। मुझे लगता है मैंने पढ़ा था सूर्य से 43 लाख गुना बड़ा है वो जो ब्लैक होल केंद्र में है। सूर्य से 43 लाख जो केंद्र में है, तो वो उसे मान सकते हो। तो ये एक गैलेक्सी हो गई। इसी तरह यहाँ तक भी व्याख्या है कि कई कई गैलेक्सियों के बीच में भी इस प्रकार के तारे हो सकते हैं। अनुसंधान का विषय है ये। लेकिन इन सब चीज़ों से ये निकल के आ रहा है कि 2, 4, 6, 10, 10 या 20, 20, 50, 50 गैलेक्सियों को भी ऐसे ब्लैक होल जैसे बहुत विशाल तारे नियंत्रित किए हुए हैं। कभी आगे पता चलेगा। आप सभी योग दर्शन का 25वां 26वां सूत्र भुवन जन्म सूर्य से नियमात, इसको जाकर अच्छे से व्यास भाष को पढ़ लेना, बहुत विस्तार से। जैसे थोड़ा बहुत अगर मैं और चर्चा करूं, हिरण्यगर्भ आप सभी जानते हो, सबसे पहला हिरण्यगर्भ महत तत्व है। बार बार इसकी चर्चा की जा चुकी है। महत तत्व में ओम रूपी वाइब्रेशन, अलग अलग अक्षर जब प्रकट हो गए, सबसे पहले ओम बना, ओम जुड़कर प्रकृति से जुड़ गया। महत तत्व में उत्पन्न सारे अक्षर क्रमशः होते हैं, सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला जुड़ने वाला ओम, ये सीधे प्रकृति से जुड़ जाता है और फिर इसी महत तत्व के माध्यम से आगामी पदार्थों को उत्पन्न करता है। तो ओम तत्व जब विशेष हलचल प्रारंभ कर देता है तो महत तत्व पहला हिरण्यगर्भ है। दूसरा हिरण्यगर्भ मनस तत्व है। तीसरा हिरण्यगर्भ अंतरिक्ष है। वायु तत्व भी हिरण्यगर्भ है। और अलग अलग कणों का जो विशाल समुद्र है, जिसे आप एटमायन भी, जिसे आप सभी नेबुला बोल देते हो, मेघ बोल देते हो, तो ये भी हिरण्यगर्भ है। ये सब जानकारी ये भी थोड़ा बहुत उसमें दी गई हैं। उन समुद्रों में क्या है ये जो अब तक बताया, आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी आप सभी को बताया कि 1 लाख लाइट ईयर, ये जो गैलेक्सी का व्यास है हमारी गैलेक्सी की 1 लाख लाइट ईयर, उसमें और अलग अलग गैलेक्सियों में भी इनके बीच में जो समुद्र, क्योंकि समुद्र का मतलब फिर बताता हूँ अंतरिक्ष, पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच जो कणों आदि का संयोजन होगा ना, पृथ्वी का क्षेत्र है या मंगल ग्रह, मान लो कि पृथ्वी का ग्रेविटी जहाँ तक जाती है, मंगल ग्रह के बीच जो रेखा होगी वहाँ तक जो समुद्र है वो पार्टिकल का अलग संयोजन होगा,
अलग तरीके के पार्टिकल हैं, नमी वाले एटम आयन आदि, जैसे समुद्र धरती पर देखते हो। लेकिन सूर्य के क्षेत्र में जब सूर्य का पूरा देखोगे तो वहाँ अलग प्रकार के कण आदि हैं, वो समुद्र अलग है, बताया इक्षुरस, दधी, सर्पी, उदक, क्षीर, क्या क्या और इनका क्या मतलब होता है, थोड़ा बहुत चर्चा की। इसी प्रकार जो गैलेक्सियों के बीच जितने भी दो गैलेक्सियों के बीच जो समुद्र होगा, जो अंतरिक्ष है, वहां पर अलग प्रकार की स्थिति है, वहां कणों आदि का अलग संयोजन है। तो उन समुद्रों में, इसको व्यास भास को अच्छे से जब पढ़ोगे ना, उन समुद्रों में देव जाति रहती है, विद्युत आदि सृष्टि के फोटान आदि कण घूमते रहते हैं, देव जाति जितने भी प्रकाशित कण आदि हैं। असुर जाति रहती है। असुर क्या मतलब है? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी हर जगह भरे हुए हैं, उनके भी क्षेत्र होते हैं, कहीं पर जहाँ पर प्रकाश नहीं होता वहाँ असुर पदार्थों की संख्या, असुर ऊर्जा की संख्या ज़्यादा होती है। शायद विज्ञान को इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ से स्पष्ट है असुर पदार्थों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। गंधर्व भी आप सभी को बता दिया, अलग अलग प्रकार का वो कण रूपी हिरण्यगर्भ। किन्नर भी होते हैं, किन्नर भी सृष्टि के वो पदार्थ, वो सूक्ष्म कण आदि जो आगामी पदार्थों में संयोग में भाग नहीं लेते, या फिर वो किसी एटम आयन में मिलकर संयोजित होकर आगामी पदार्थों को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ऐसा कोई सूक्ष्म प्राण, किन्नर अलग अलग स्तर पर अलग अलग पदार्थ लेना है। मान लो कोई ऐसा प्राण हो जो आगामी कणों आदि को उत्पन्न ना कर पाए, अंतरिक्ष की यूनिट को ना बना पाए, और वो प्राण सृष्टि में घूमता रहे, वो किन्नर है। ऐसे सूक्ष्म कण आदि भी होते हैं, तो उनकी भी चर्चा है। यही तो है, अंतरिक्ष के गैलेक्सियों के बीच के समुद्र को देखकर इस धरती में समुद्र नाम रख लिया। सृष्टि में वो कण जो अल्पायु के होते हैं या फिर अप्रकाशित होते हैं कण, मनुष्य आदि कण मनन चिंतन वो भी करते हैं, सृष्टि में अपना यजन आदि कर कर नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को देखकर हम लोगों ने खुद को मनुष्य कहना शुरू कर दिया, मनु कहना शुरू कर दिया। इसी प्रकार किन्नर भी सृष्टि के पदार्थों से देखकर समाज में भी किन्नर नाम हम लोगों ने रख लिया। किम पुरुष भी, यक्ष भी होते हैं, यक्ष ये भी सब सृष्टि के पदार्थ हैं। राक्षस भी, असुर पदार्थों के अतिरिक्त राक्षस भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं। असुर पदार्थ भी सृष्टि में यजन आदि कराते हैं, वृत्र आदि योगी होते हैं, सृष्टि में तप करते हैं, ये भी शासन करते हैं सृष्टि। लेकिन राक्षस ये पूरी तरह मलेच्छ होते हैं, राक्षस बहुत दुष्ट होते हैं सृष्टि में। पिशाच भी होते हैं, ये और खतरनाक होते हैं सृष्टि में। अप्सराएं भी होती हैं, सूक्ष्म फोटान आदि कर जो नाचते हुए गति करते हैं। बताया ना, सुमेरु पर्वत, पूरा सूर्य देवताओं की, देव रूपी पदार्थों की उद्यान भूमि है। असुरों से वहां मार मार के भगा देते हैं असुरों को वो देव, तो वहां पर अप्सराएं होती हैं। यहीं से मुसलमानों में जन्नत आदि हूरे मिलेंगी, ये हूरे अप्सराएं ही हैं, क्योंकि वैदिक विज्ञान का भ्रष्ट रूप है। वैदिक विज्ञान का, अपने वैदिक विज्ञान का जो भ्रष्ट रूप था, स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, इंद्र रहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में हम जाएंगे वहाँ अप्सराएं मिलेंगी। मुसलमानों ने क्या किया, उनके भी वहाँ पर ईश्वर या जो भी नाम मोहम्मद आदि रहते हैं, और वहाँ पर भी जन्नत में वहाँ पर भी हूरें मिलती हैं, उसी का दूसरा तरह से रूपांतरण है। तो इस विज्ञान को जानकर दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे, विकृतियां दोनों की दूर होगी। ब्रह्म राक्षस आदि भी रहते हैं जो विद्युत आदि से को परेशान करते हैं, इंद्र आदि को। उन समुद्रों में ये जो बता रहा हूँ ना, पिशाच रहते हैं, असुर रहते हैं सूर्य के अंदर, वहाँ तो होते हैं, देवादि पदार्थों से बड़ा भयंकर युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के सामने या गैलेक्सियों के बीच वाले अंतरिक्ष में, ऊर्ट क्लाउड आदि में, यहाँ पर असुर, ये डार्क मैटर बड़े विशेष रूप से संयोजित होते हैं। तो ये सभी पढ़ सकते हो। अलग अलग द्वीपों पर जो बताया गया कि दो गुने लगभग ज्यादा होते हैं। बुध से उसका भी, बुध से शुक्र का, कहाँ गया, बुध से शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि, अरुण, वरुण लगभग 2 गुने पौने 2 गुने की ही दूरी पर हैं। तो इन द्वीपों पर भी पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य आदि रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आदि कण, प्रोटॉन, इनके संयोजन से ही तो ये पृथ्वी बनी हुई है। उसी व्यास भास में आप सभी पढ़ोगे, ये जो सुमेरु पर्वत है, ये 33 देवताओं की उद्यान भूमि है। 33 देव, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, वसु में 5 महाभूत आ जाते हैं और भी, तो ये उद्यान भूमि है। ग्रह, नक्षत्र, तारे, ध्रुव, ये सब वायु तत्व द्वारा बंधे हुए हैं। वायु तत्व यानी
वैक्यूम एनर्जी, खाली ऊर्जा नहीं, आज के विज्ञान के अनुसार वायु तत्व वो सघन ऊर्जा है, वो मेन समुद्र तो वही है, हालांकि उससे सूक्ष्म स्पेस की जो छंदों का जाल है, यूनिट है, वो समुद्र है। तो उसमें ये जो वायु तत्व है, ये सारे ग्रह, ये सारी गैलेक्सियां, ब्लैक होल आदि सब ये वायु तत्व द्वारा ही प्रेरित है, नियमित है और सुमेरु के ऊपर ऊपर स्थित घूम रहे हैं। सूर्य को केंद्रित मानकर ऋषियों ने व्याख्या की है। तो सूर्य के चारों तरफ या फिर गैलेक्सी ले लो, गैलेक्सियों में भी अलग अलग गैलेक्सियां सब, क्योंकि हम इस सौरमंडल में है ना, तो ऋषियों ने व्याख्या का एक केंद्र यहाँ से बनाया है। जैसे विज्ञान ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट मान लिया, क्योंकि और कोई दूसरा ऐसा क्यों करेंगे कि बृहस्पति से और सूर्य की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट मानेंगे। जब बृहस्पति पर हम रहते होते तो गणना इस प्रकार कर लेते, लेकिन पृथ्वी पर रहते हैं तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। इसी प्रकार ऋषियों ने अपने सूर्य को, इस पृथ्वी को केंद्रित मानकर यहाँ से ब्रह्मांड की कल्पना की। तो इतनी जानकारी देने के बाद आप सभी भी जाकर पढ़ लीजिएगा उन चीज़ों को, और आज से ये भ्रम तोड़ दीजिएगा कि सुमेरु पर्वत कहीं धरती पर है। निश्चित रूप से जम्बू आदि द्वीप हैं धरती पर, 6-7 द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन ये खगोल विज्ञान की घटनाएं हैं। 1-1 लाख योजन छोड़ो, एक जो सबसे छोटा पर्वत बता रहे हैं ना, पृथ्वी आदि के चंद्रमा का भी थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने इशारा किया है। 2-2 हजार योजन वाले, 2000 योजन यानी 26,000 किलोमीटर। इतना तो पृथ्वी का व्यास नहीं जितना एक सुमेरु के आसपास का छोटा पर्वत है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये गैलेक्सियों की जानकारी है, सौरमंडल की जानकारी है, और साथ ही 6-7 द्वीपों के नाम भी आप सभी को पता रहे, पर्वतों आदि के भी। इसीलिए ऋषियों ने धरती को आधार बनाकर ऐसी व्याख्या की। आगे जब समुद्र मंथन की वीडियो आएगी, वराह अवतार पर आएगी, गैलेक्सियां आकार कैसे लेती हैं, सौरमंडल बना ही कब, वामन क्या होता है, 2-3-4 अवतार जो है ना, ये सृष्टि विज्ञान, खगोल विज्ञान, स्पेस साइंस की, कॉस्मोलॉजी की बढ़ाई व्यवस्थित विज्ञान है, घटनाएं हैं। बाकी जो 2-3-4 अवतार इंसानों में रामकृष्ण आदि हैं, ये तो ऋषियों ने बस व्याख्या के लिए अपना एक आधार बना लिया था। जैसे सृष्टि में ऋक यजु साम रूपी महत तत्व से लेकर वो महत तत्व से ऋक यजु साम रूपी विष्णु, संपूर्ण छंदों का यजन, छंदों के ही स्तर पर विष्णु बोलेंगे, देवता छंदों के ही स्तर पर माना जाता है, क्योंकि उसी चीज जब सूर्य आदि के स्तर पर ले लोगे ना तो 5 महाभूतों में आ जाएंगे। फिर ये इंद्र तत्व, वरुण, त्वष्टा, ये सब छंदों के ही स्तर पर माने जाएंगे। सूर्य को ही कहेंगे, अश्वनी कुमार आदि भी पृथ्वी को ही कहेंगे, लेकिन छंदों के स्तर पर ये देव पदार्थ होते हैं। इसीलिए तो वैदिक मंत्रों द्वारा दिव्यास्त्र आदि संचालित होते थे। तो आगे जब इन सब पर वीडियो आएगी तो उम्मीद करता हूँ अब और अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा ये सब चीज़ें समझना मुश्किल थी। तो आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। इस चैनल की सबसे पहली वीडियो देखोगे ना तो सौरमंडल की जानकारी, वहाँ पर मैंने एक ग्रह का क्या क्षेत्रफल है, व्यास क्या है हर एक ग्रह का, किसके पास कितने चंद्रमा है, उनकी एक ग्रहों से दूसरे की दूरी क्या है, कूपर बेल्ट आदि क्या होता है, ओट क्लाउड, आधे घंटे में सब कुछ बताया। 3 साल पहले बनाया था वो वीडियो, तो जाकर उसको भी देख लेना। आप सभी को मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जो अभी तक सुमेरु पर्वत, इसका व्यास 1 लाख योजन 84,000 ऊपर उठा हुआ है, 16,000 धसा हुआ या दोगुने विस्तार वाले समुद्रों से गिरा है, ये सब बेसिक स्तर की जानकारियां हैं जो आज बची हुई हैं योग दर्शन में। इसके बहुत ही वैज्ञानिक पुस्तक थे, यजवल्क आदि को बताया ना मैंने। सोचो जब एक एक घटना का इतना जिक्र है तो प्राचीन कॉस्मोलॉजी किस स्तर की हुआ करती थी। कितने प्रूफ दूं मैं आप सभी को, जो मानते ही नहीं कि घटोत्कच बृहस्पति आदि की यात्रा किया करता था, श्री कृष्ण मंगल ग्रह पर अर्जुन 3 साल रहे थे। आप लोग हंसते हो इन बातों को सुनकर। श्री राम मंगल ग्रह चंद्रमा पर लड़ने गए थे, चीन साउथ अफ्रीका में गए थे, लोग हंसते हैं। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आपातकालीन में मिली बची खुची जानकारियां हैं जो बता रहा हूं। ये जो बताया सुमेरु आदि पर्वत, ये बेसिक जानकारियां हैं। सोचो उस समय की कॉस्मोलॉजी कितनी विकसित रही होगी। ये तो रही बात तकनीकों की, मिले बचे खुचे प्रमाणों की। एक वैदिक मंत्रों पर अभी आप सभी ने देखा कि एक मंत्र में कितना विज्ञान हो सकता है। पहले सूक्त का, चौथे मंत्र का दिया, अब किसी मंत्र का मैं खगोल विज्ञान से संबंधित करके दूंगा आपको। देखना वेदों में संपूर्ण कॉस्मोलॉजी है,
उस स्तर अग्नि को या इंद्र को जब सूर्य मानकर व्याख्या करोगे ना, तो पूरी की पूरी गैलेक्सी का अपने सामने एक चित्र देखोगे। वेदों में संपूर्ण स्पेस साइंस है, वेदों में संपूर्ण स्ट्रिंग थियरी, पार्टिकल फिजिक्स सब है, उससे बाहर कुछ नहीं है। देखना आप सभी को गर्व होगा जब सूर्य को अग्नि इंद्र मानकर व्याख्या करेंगे, खगोल विज्ञान स्थूल पिंडों ग्रहों तारों को मानकर जब वैदिक मंत्रों का अर्थ करेंगे। अगर चारों वेदों का अर्थ केवल कॉस्मोलॉजी पर आ जाए ना, केवल कॉस्मोलॉजी यानी स्थूल ग्रहों तारों आकाश गंगाओं को लेकर, हिरण्यगर्भ या कॉस्मिक मेघ को लेकर, तो भी बहुत गहरा विज्ञान हो जाएगा, जो किसी भी प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से किसी प्रकार वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक मंत्र में जो सूक्ष्म छंदवादी के स्तर पर मैंने व्याख्या की, कड़ों के स्तर पर देखा 33-34 से 40 प्रकार का अर्थ एक एक मंत्र से केवल आधिदैविक निकल रहा है। इसी प्रकार स्थूल पिंडों को भी लेकर व्याख्या किया जाएगा। तो वेदों में संपूर्ण विज्ञान है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस सामर्थ्य है उसको निकालने की, खोजने की। तो आप सभी पढ़ते रहना। और ये जो बताया, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि व्यास जी ने पता नहीं क्यों दी, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी। सूत्र है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से। संयम का क्या मतलब होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी उदान आदि प्राणों पर वश कर लिए थे तो हमें भी करना है। इतना आसान नहीं है। उदान प्राण को सृष्टि में पहले महसूस करो, शरीर कैसे बना, कैसे काम करता है। ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, मैं बार बार कहता हूं, सब वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिकता का प्रथम चरण है योग। योग दर्शन का ही देखो, योग दर्शन की ये व्याख्या कर रहा हूं तो एक सूत्र है योगश्चित्ति वृत्ति निरोधा। हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ मत करो, सब कुछ भूल जाओ, समाज, संसार, परिवार, और कहीं पर बैठकर मन को शांत कर लो, मुक्त हो गए। ये योग नहीं है। योगश्चित्ति वृत्ति निरोधा महाभारत आदि समय के सबसे श्रेष्ठ योगियों के लिए था, जिनको यम नियम पालन की जरूरत ही नहीं थी या फिर कर चुके थे। जो सीधे सीधे कहूं, मैं क्यों यम नियम आदि की चर्चा करूं, जो चारों वेदों के आधि दैविक जितने जितने प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, ग्रहों तारों गैलेक्सियों को लेकर, सूक्ष्म कणों छंदों अंतरिक्ष वायु तत्व को लेकर, महत तत्व मनस तत्व आदि को लेकर, ओम को लेकर, इन सब को लेकर जितने प्रकार के अर्थ जाने जा सकते हैं, इन सबको चारों वेदों को व्यवस्थित रूप से जान लेता है जो, उसके लिए वो श्लोक है योगश्चित्ति वृत्ति निरोधा। हम लोगों के लिए आगे श्लोक है यम नियम अहिंसा सत्य से शुरू करना होता है। तो भ्रमित नहीं होता, सब वैज्ञानिक थे। इस विज्ञान पर अनुसंधान करो, गर्व करो अपने प्राचीन वैज्ञानिकों पर। लोग उतना ही बोलते हैं जितना आज विज्ञान खोज देता है। प्राचीन वैज्ञानिक किसी के भक्त या वो नहीं थे। प्राचीन विज्ञान ऐसा नहीं है कि वो किसी पर डिपेंड हो, लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान को पढ़ते रहो, क्योंकि विज्ञान विज्ञान ही होता है। तो ये जो श्लोक है ना, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, इसको संयम बाद में करना, पहले चारों वेदों के आधिदैविक अर्थों को अच्छे से पढ़ लेना। यह मेरा धीरे धीरे आता रहेगा तो उसे ही पढ़ते हुए चलो, जिस किसी का भी हो सबका पढ़ो, तो धीरे धीरे पढ़ते हुए चलो। उसके बाद ध्यान आदि समाधि, वहां से समाधि कोई सामान्य चीज नहीं है। समाधि का मतलब आप फिजिक्स आदि में किसी भी स्तर का प्रश्न मुझसे पूछें, कणों इलेक्ट्रॉन की संरचना क्या है, अगर मैं बता ले जाऊं, इसका मतलब मेरी समाधि लगती है। अगर पूरा पूरा तात्विक ठीक ठीक व्याख्या कर ले गया, नहीं कर पाया या टाल दिया, ये तो हमारा विषय नहीं है, तो वो सन्यासी या योगी नहीं है। मैं कुछ लोगों के चलते ऋषियों को बदनाम थोड़ी होने दूंगा, प्राचीन वैज्ञानिकों को। तो सूर्य में संयम करने से सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। आज तक इस धरती पर कोई सन्यासी मिला नहीं होगा आपको जो सूर्य के माध्यम से सृष्टि को जाने। सूर्य का लोग क्षेत्र ही नहीं जानते कि उसके 21 प्रकार के कैसे क्षेत्र होते हैं। अब देखो, आज तक यही आप सुनते रहे कि सुमेरु पर्वत 84,000 योजन ऊपर है, ऊंचाई पर है, और 16,000 योजन अंदर धंसा हुआ है पृथ्वी में, ऐसी चर्चा थी। वो 16,000 योजन उसके नाभिक की रेडियस है, व्यास है, 84,000 योजन बाहर का व्यास है। फिर इसके बाद अब उसके कितने चरण है, कितने स्टेप हैं, इन सब का बहुत गहरा विज्ञान है। सूर्य आदि पर भी धीरे धीरे वीडियो आएंगी, तो उम्मीद करता हूं अब आगे जो भी बताएंगे वो सब समझ में आएगा। और सृष्टि को बहुत अच्छे से जानते हुए चलो। ये जो आधिदैविक है,
2-3 साल पहले बताना शुरू किया कि कृष्ण वैज्ञानिक, राम वैज्ञानिक, व्यास वैज्ञानिक, अगस्त वैज्ञानिक, विश्वामित्र वैज्ञानिक सब गाली देते थे। अब धीरे धीरे मान रहे हैं। फिर बताना शुरू किया कि घटोत्कच, कृष्ण, भीम, ये लोग अलग अलग ग्रहों पर विमान आदि खुद बनाते थे, दिव्यास्त्र खुद बनाते थे, अलग अलग ग्रहों पर, सौरमंडल के भी बाहर तक चले जाते थे, तो भी लोग मूर्ख समझते थे। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी को विश्वास हो गया होगा कि अभी तक जो बता रहा था ये सामान्य जानकारी, बची खुची पुस्तकें। सोचो कितना समृद्ध रहा होगा। एक एक मंत्रों का अर्थ देखकर ही आप अनुमान लगाओ, ये तो मैंने शुरुआत की है, या ये वैदिक विज्ञान जहां जहां पर भी अनुसंधान होता है, ये केवल शुरुआत मात्र है। तो विचार करो, जो उस समय ऐसे ऐसे ऋषि थे, ऐसे ऐसे राजर्षि थे, योगी थे, जो संपूर्ण रूप से वेदों को जानते थे। पुराणों के आख्यान, जो वराह अवतार आपको बता रहा हूं, सुमेरु पर्वत जो समझ कर बैठे हो, इन सबको पूरी तरह जो जानते थे। उस समय की ये सामान्य भाषा थी। वो कितने बड़े लोग थे, उस समय का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा। कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस, पार्टिकल फिजिक्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का फिजिक्स किस स्तर पर रहा होगा। असुर पदार्थों को लेकर भी अर्थ करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और आधुनिक विज्ञान से भी जो कैलकुलेशन बताया और अपने पूर्वजों प्राचीन वैज्ञानिकों का भी बताया, इन सभी को अच्छे से नोट कर लोगे, जिससे आगामी वीडियोस को समझ पाओगे। जानकारी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।